साथियों, मैंने टीचिंग करियर की शुरुआत 2011 में की थी। तब मुझे 60 रुपए मिलते थे एक दिन के, और आज घंटे के हिसाब से मैं 60,000 भी कह सकता हूं। साथियों, जब आप कभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फेसबुक के रील्स को पलटते होंगे तो आपको मेरा रील्स दिख जाता होगा, लेकिन मेरा रील्स जो आपको दिखता होगा उसमें बहुत सारी वायरल कविताएं दिखती होंगी। और छात्र भी कई बार कहते हैं कि सर, जब जब मैं डिमोटिवेट होता हूं तो आपकी 2-3 कविताएं हैं जिनको सुन लेता हूं तो उसके बाद हमारे रगों में खून की रफ्तार दुगनी हो जाती है और कलम फिर से उड़ने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे शशि शरण के रूप में जानते होंगे, लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। मेरे पिताजी जो एक पोस्ट ऑफिस में अंदर में क्लर्क के पद पर हुआ करते थे, जब उन्होंने हमें पटना शिफ्ट कराया कि हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छे से पटना में हो सके, तो मुझे वो दिन भी याद है कि जब पिता ने मेरे कष्टों को झेला है। मुझे वो याद है कि मेरे पिता खाली जेब शायद घर से निकलते थे, और जब वो महीने का तनख्वाह उठाकर कमा कर लाते थे तो फिर हम सबको बांट कर और मेरी माता जी को वो पैसा देकर चले जाते थे, और उसके बाद शायद वो फिर खाली पॉकेट छपरा की ओर लौट जाते थे। मेरे पिता एक साधारण क्लर्क थे, मेरी माता एक गृहिणी थी, लेकिन मेरे पिता का जज्बा और जुनून इतना ऊंचा था कि मेरे पिता ने मुझे 1994 और 95 के दौर में ही, जिनकी तनख्वाह उस समय कुछ सैकड़ों रुपए में हुआ करती थी, मुझे पटना में रहकर हॉस्टल में पढ़ाया था ताकि मैं नेत्रहाट और अन्य विद्यालयों के अंदर में नामांकन मेरा हो सके, लेकिन वो नहीं हो पाया था। वो एक बात कहा करते थे कि बेटा, मैं तो क्लर्क हूं, तुम अफसर बनना। शायद मुझे इस बात का मलाल था और मैंने अफसर बनने का प्रयास किया। मैं सफल भी हुआ, मैंने 5 से ज्यादा सरकारी नौकरियों में नौकरी की, लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे शिक्षक की ओर ले गई। कई बार ऐसे मौके आए जब मेरे परिवार के अंदर में मेरे भाई, जिनका नाम सौरभ शरण है, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा आत्मबल दिया। जब जब मेरा परिवार के लोगों ने विरोध किया कि सरकारी नौकरी तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए, तब तब मेरे भाई बहन ने मुझे कहा कि नहीं भैया, तुम जैसा कर रहे हो ठीक कर रहे हो। भोजपुरी में वो कहा करते थे, जेंगा करत अरिस भैया, ठीक करत अरिस, यही में तू बनल रहा, तू यही में आगे जइबे। मैंने 5 जगह जब सरकारी नौकरी की शुरुआत की तो मैंने बिहार से, अपने रसूलपुर बिहार में एक जगह है, वहां से मैंने बैंक ऑफ इंडिया से शुरुआत करी। फिर मैं कर्नाटक में सेलेक्ट हुआ और कर्नाटक में मैंने हुबली धारवाड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के पद पर चयनित हुआ, वहां नौकरी की। फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में पीओ के पद पर, गन फाउंड्री मेरा ज्वाइनिंग था। जब मुझे पता चला कि इस हैदराबाद में मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, यहां से कुछ दूर मेडक डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो मैं वो नौकरी छोड़कर वापस पटना आ गया। फिर मैं अपने टीचिंग करियर को फिर से स्टार्ट किया, फिर से मैंने संस्था में पढ़ाया, फिर से मेरे घर वालों का दबाव आया और फिर से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाकर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और न जाने कई संस्थानों पर मैंने उनके रिजल्ट्स में सक्सेसफुल हुआ, और उन सक्सेसफुल होने के बावजूद मैंने अपने पेशे को अपनाया जिसका नाम था शिक्षक बनना। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस यही एक बात आती थी कि मुझे कुछ खुद का करना है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और मैं आज फिलहाल बिहार में बिहार के बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं अपने इस पढ़ाई में पेशे से आने से पहले मैंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया है, और भारत के सबसे बड़े टेक इंडस्ट्री में से एक अपने दौर का अनअकैडमी में मैंने भी पढ़ाया है। जब मैंने खुद की कोचिंग क्लास शुरू करने की सोची तो फिर मेरे पास सबसे बड़ी समस्या आई कि जगह कैसी ली जाए, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी छूट चुकी थी और मेरे पास कुछ पैसे ही बचे थे, जिन पैसे का इस्तेमाल कर मैं अपनी संस्था को खड़ा करना चाहता था। उससे ज्यादा समस्या हुई कि अगर किराए पर कहीं एक जगह भी मिल गई जिसे बमुश्किल हम 4 से 5 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, उसमें बरसात के दिनों में पानी भी जम जाता था। लेकिन उसके बाद एक बड़ी चुनौती आई कि बोर्ड बैनर और प्रचार प्रसार कैसे होगा, और साथ ही साथ एक शिक्षक से कुछ नहीं होगा। आपको कोचिंग अगर चलाना है तो कई विषयों के शिक्षक आपको लाने होंगे और उन्हें पैसा देना होगा। किसी प्रकार से जोड़ चेत कर ये संस्था खड़ी हुई, और जब ये संस्था खड़ी हुई तो उसके बाद ये मछुआटोली से शुरू हुई। मछुआटोली के बाद राजेंद्र नगर आए, राजेंद्र नगर के बाद भिकना पहाड़ी ये संस्था गई, और आज बोर्डिंग रोड में ये एस्टैब्लिश है, और आज वो संस्था 100 लोगों से ज्यादा की है। आज जो 2 लोगों से शुरू हुई संस्था थी, आज उसमें लगभग 100 लोग से ज्यादा हैं। पहले हम सिर्फ 14 या 15 बच्चों से हमने करियर की शुरुआत की थी, और आज न जाने 2, 3, 4 लाख से ज्यादा बच्चे हम अभी तक पढ़ा चुके हैं, और अभी भी लाखों बच्चे लगातार ऑफिसर एकेडमी में पढ़ रहे हैं। मुझे एक बच्चे की कहानी आज भी याद है। वो बच्चा एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था, जिसके पिताजी दिन में पान की दुकान लगाते थे और रात में उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। मैंने उसके ऊपर कविता भी कई बार कही है कि उनके पिताजी जब रिक्शा खींचते होंगे, और वो जुनूनी बच्चा मुझे आज भी याद है, जिसके पास पटना में रहने को पैसा नहीं हुआ करता था, और शायद वो कम पैसों में भी जीवन बसर करता था। मुझे याद है कि वो बच्चा किन्हीं कोचिंग संस्थानों में जाकर अलग अलग जाकर जगहों पर काम करता था और फिर आकर पढ़ाई करता था, और आज वो कहीं चयनित होकर एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो हमें भी मोटिवेट करते हैं। और देखिए, एक बात तो तय है कि आज के इस डिजिटल क्रांतिकारी युग में पैसा किसी के लिए बाधा नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो कभी भी पैसा बाधा नहीं बन सकती है, क्योंकि मेरे और मेरे जनावा ना जाने कितने सैकड़ों लोग, सैकड़ों शिक्षक भारत के कोने कोने में बैठे हैं, जो बहुत कम पैसे में आज के दौर में आपको शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा की ये पहुंच से उन्होंने मजबूती प्रदान करी है। आज के दौर में जब डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो आज के दौर में ऑफिसर एकेडमी ने इतना तो जरूर कर दिया है
कि हर बाप जो है अपने बेटे से छाती चौड़ा करके ये कह सकता है कि पैसा तुम्हारे पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सस्ते दामों पर 500, 200, 1000 रुपए के अंदर में कोर्सेज उपलब्ध हैं और 500, 1000 रुपए आज के दौर में उतनी बड़ी रकम नहीं है। हर गरीब से गरीब माँ बाप, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। और आज के दौर में वो बच्चा अपने माँ बाप को उलाहना नहीं दे सकता है कि पिताजी मैं पैसे के कारण नहीं पढ़ पाया। ये इस आज के दौर की कहानी है। बीपीएससी के अंदर में जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो पहली बार शायद 1 या 2 लोग पीटी पास कर पाए, उसके बाद कुछ 20-25 लोग पीटी पास किए, फिर धीरे धीरे ये संख्या बदलती गई और अब मुख्य सूची में यानी फाइनल सूची में कुछ 10, 20, 15 लोगों की सूची निकल गई। देखिए, कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि हमारे यहां से भी सैकड़ों रिजल्ट होते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि ये छपने वाले पोस्टर पर ये फोटो होते हैं, ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के होते हैं जो आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं। मैं उस इंडस्ट्री का भी हूं। खैर, बीपीएससी की जब हम बात करते हैं तो बिहार में अभी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा थी। बीपीएससी भारत का एकमात्र ऐसा आयोग बना जिसने लाखों वैकेंसियां निकाली और लगभग 1,22,000 लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक पद पर चयन हुए। मुझे ये बताते हुए हर्ष भी होता है कि न जाने गिनती में हम थक गए जब रिजल्ट आया। 1, 2, 3, 4 ऐसे अनगिनत रिजल्ट जब आने शुरू हुए तो जिस दिन रिजल्ट आया रात भर वो रिजल्ट रुका नहीं और हमने जब आंकड़ा शुरू किया गिनना तो कभी वो 5,000, कभी वो 6,000 और न जाने में अगर कहूं तो वो आंकड़ा कम पड़ सकता है, 10,000 के ऊपर भी लोग सफल हुए। इसके बाद भी हमने कई सारी परेशानियों को झेला। जब हमने एडटेक इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखा, जब हमने कोचिंग संस्थानें खोली, इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये एडटेक इंडस्ट्री बाहर से जितनी साफ सुथरी दिखती है, अंदर से उतनी ही काली है, क्योंकि यहाँ शिक्षा बिकने से पहले शिक्षक बिक जाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, ये कई बार मैंने महसूस किया है कि आज शाम को जिस शिक्षक के से आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उस संस्था ने उस शिक्षक के साथ कल आप क्लास नहीं कर पाए क्योंकि वो शिक्षक किसी दूसरे संस्था में चला गया हो। ये एडटेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमियां हैं। इन कमियों के अलावा मैंने ये भी इस टाइम पीरियड के अंदर में महसूस किया कि जो शिक्षक आज आपके साथ खड़े हैं, कल सुबह आपके साथ सिर्फ इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। जिस शिक्षक को एडटेक इंडस्ट्री कोई भी कोचिंग संस्थान जज सींच कर बड़ा करती है, जिस शिक्षक को कोई नहीं जानता है, प्लेटफॉर्म देकर जब वो शिक्षक बड़ा हो जाता है तो वो शिक्षक को बड़े बड़े जाइंट सुबह से शाम तक फोन करवाते रहते हैं और फोन करवाने के बाद उस शिक्षक को आपके यहां से खींच लिया जाता है कुछ चंद पैसे को ऑफर कर और उसके बाद वो शिक्षक आपकी संस्था में नहीं होता है। और जब वो शिक्षक आपकी संस्था में नहीं होता है तो आपकी संस्था टूटने लगती है और जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर करोड़ों रुपए के बल चलने वाली वो संस्थानें हैं, वो संस्थानें क्या करती हैं तो आपके शिक्षक को ले जाकर वहां बताती हैं कि हमारे पास भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, बाकी जगह तो कुछ नहीं है। हम अपने यहां 10 इंटरव्यू लेकर के टीचरों को रखते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं ये बताना कि कल रात हमने XYZ इंस्टीट्यूट के टीचर को बुलाकर मौर्या होटल में चाय पिलाया, मोटा पैसा ऑफर किया और अपने यहां लाकर बिना इंटरव्यू के बिठा लिया। तो ये इस एडटेक इंडस्ट्री की एक और काली सच्चाई है। शायद ये एडटेक इंडस्ट्री के लिए एक खतरे की घंटी है। कभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फेसबुक के रील्स को पलटते होंगे तो आपको मेरा रील्स दिख जाता होगा, लेकिन मेरा रील्स जो आपको दिखता होगा उसमें बहुत सारी वायरल कविताएं दिखती होंगी। और छात्र भी कई बार कहते हैं कि सर जब जब मैं डिमोटिवेट होता हूं तो आपकी 2-3 कविताएं हैं जिनको सुन लेता हूं तो उसके बाद हमारे रगों में खून की रफ्तार दुगनी हो जाती है और कलम फिर से उड़ने लगता है। तो मैंने एक बात कही थी, मैंने कई कविताएं कही हैं, लेकिन एक कविता जो मुझे बेहद प्रिय है, मैंने कहा कि बाप खींचता रिक्शा मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था, और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों पर पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। तो बिहार के दोस्तों, अगर जब भी आपको इच्छा हो, जब भी आप कमजोर पड़ रहे हो, जब भी आपको लगता हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर जो स्टॉक बिहार पहुंच जाइएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपके खून के रगों की रफ्तार दुगनी हो जाएगी और दोबारा आप कलम घिसेंगे और शायद आप सफलता के मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।